Hello students, today we'll discuss about the configuration of protein यानी प्रोटीन का विन्यास। विन्यास क्या होता है? विन्यास जो होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी अणु होते हैं, उन अणुओं में जो सहसंयोजक व्यवस्था पाई जाती है या जुड़ने की जो व्यवस्था पाई जाती है या किस रूप में पाए जाते हैं, उस व्यवस्था को विन्यास कहते हैं। ठीक है, अर्थात सभी अणुओं के मध्य सहसंयोजक व्यवस्था को हम विन्यास कहते हैं। इसी तरह से प्रोटीन के अणुओं के मध्य जो विन्यास होता है, पाया जाता है, जो 4 प्रकार का होता है। इस प्रकार के होते हैं विन्यास, जिसमें पहला प्राथमिक विन्यास होता है, दूसरा द्वितीयक विन्यास होता है, तीसरा तृतीयक विन्यास और चौथा होता है चतुर्थक विन्यास। पहली बात करें हम प्राथमिक विन्यास। प्राथमिक विन्यास वाली जो प्रोटीन्स उपस्थित होती हैं, उन प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। चूंकि प्रोटीन जो है अमीनो अम्लों का बहुलक होती है, अर्थात एक प्रोटीन में बहुत सारी अमीनो अम्ल जुड़ी हुई होती हैं, जो कि आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ती हैं। ठीक है, अब जो पेप्टाइड बंधों के मध्य संयोजक व्यवस्था है, उसको ही हम क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। अर्थात अमीनो अम्ल मिलकर के अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगी, जुड़ करके वो क्या बनाती है? एक पेप्टाइड श्रृंखला बनाती है। बहुत सारी पेप्टाइड श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाती हैं। ठीक है, वे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है इन रूपों में व्यवस्थित हो सकती हैं। यदि अमीनो अम्ल अल्फा विन्यास में उपस्थित हैं, तो उस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? प्राथमिक विन्यास कहलाती है। मतलब प्राथमिक विन्यास में जो अमीनो अम्ल होते हैं, एमिनो एसिड, अल्फा विन्यास में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स की श्रृंखला होती है, प्रोटीन्स की श्रृंखला के अमीनो अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल के समान होते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक विन्यास होता है, उस प्राथमिक विन्यास के जितने भी सारे प्रोटीन हैं, वो किसके समान होते हैं? अम्ल के समान होते हैं, एसिड के समान, एवं एक ही प्लेन में उपस्थित होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, उसमें पेप्टाइड बंध एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, सीधी रेखा में पाए जाते हैं। जिस तरह से जो हेयर्स में उपस्थित प्रोटीन होती है, उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन श्रृंखला है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, उनके मध्य डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। जैसे इंसुलिन वैसे देखा जाए तो हार्मोन होता है। इस इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सेंगर। डॉक्टर सेंगर ने इसकी संरचना का अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने बताया कि जो इंसुलिन है, उसमें 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ये 51 अमीनो अम्ल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 23 अमीनो अम्ल तथा दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इस तरह से 51 अमीनो अम्ल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में विन्यासित रहते हैं। इस प्रकार का जो इनकी व्यवस्था है, उसको हम क्या कह रहे हैं? विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसुलिन होती है, ये किस रूप में पाई जाती है? प्राथमिक विन्यास में। दूसरा है द्वितीयक विन्यास। जो द्वितीयक विन्यास होता है, यह विन्यास जो प्राथमिक विन्यास वाली प्रोटीन्स होती हैं, उनके ऊपर उपस्थित होते हैं, अध्यारोपित उनके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब ये द्वितीयक विन्यास वाली प्रोटीन्स होती हैं, प्राथमिक विन्यास वाली प्रोटीन्स के ऊपर अध्यारोपित होती हैं, जिसके कारण जो इनका आकार होता है या विन्यास होता है, वो सर्पिलाकार प्रकार का हो जाता है। और जो सर्पिलाकार की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं,
उसके प्रत्येक मोड़ पर या प्रत्येक सर्किल पर 3.7 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इनके मध्य जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं या अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्लों के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, अर्थात अमीनो अम्ल की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। जैसे केराटिन प्रोटीन जो कि बालों में पाई जाती है, ठीक है, ये इसका उदाहरण होती है द्वितीयक विन्यास का। केराटिन प्रोटीन सर्पिलाकार रूप में पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा जो है तृतीयक विन्यास होता है। तृतीयक विन्यास की जो संरचना होती है, सर्पिल तो होती ही है, सर्पिलाकार विन्यास तो होता ही है, इसके साथ ही जो सर्पिलाकार विन्यास है इसके आगे पीछे भी मुड़ी हुई संरचना के रूप में प्रोटीन पाई जाती हैं, वो तृतीयक विन्यास वाली प्रोटीन कहलाती हैं, जिसके कारण तृतीयक विन्यास वाली प्रोटीन गोलाकार रूप धारण कर लेती हैं और इनके बंध जो है 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध भी पाए जा सकते हैं, आयनिक बंध भी पाए जा सकते हैं और डाइसल्फाइड बंध भी पाए जा सकते हैं। उस प्रकार की प्रोटीन तृतीयक विन्यास वाले होती हैं, जैसे मायोसिन प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, ये सब प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है? पेशियों में पाई जाती है। तो जिनमें मायोसिन प्रोटीन है तृतीयक विन्यास वाली होती है। चौथा है चतुर्थक विन्यास। चतुर्थक विन्यास वाली प्रोटीन तीनों बंधों द्वारा आपस में जुड़ी रहती है, हाइड्रोजन बंध द्वारा भी, डाइसल्फाइड बंध द्वारा भी, इसके अलावा आयनिक बंध द्वारा भी। परंतु इसमें क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में गुथी हुई संरचना के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, एक जालिकावत संरचना में पाई जाती हैं जो गुच्छे के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। तीनों बंध उपस्थित होते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की एक इकाई होती है, उप इकाई जिसे कह सकते हैं, वह उप इकाई प्रोटोमर कहलाती है, ठीक है, प्रोटोमर कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आपने देखा कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जब इसके संरचना का अध्ययन करते हैं अपन, तो जिसमें 2 अल्फा श्रृंखलाएं होती हैं और 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। उन अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं को क्या बोलते हैं? अल्फा प्रोटोमर और बीटा प्रोटोमर, ठीक है। तो इनकी जो उप इकाइयां होती हैं जैसे अल्फा और बीटा हो गई, वो क्या कहलाती हैं? प्रोटोमर कहलाती हैं। तो इस तरह का जो विन्यास होता है 4 प्रकार का प्रोटीन्स के अणुओं के मध्य पाया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से 3 रूपों में किया जा सकता है। पहला होता है सरल प्रोटीन, दूसरा संयुग्म प्रोटीन, तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन होती हैं जो जल अपघटन पर अमीनो अम्ल देती हैं, सरल अमीनो अम्ल देती हैं, ठीक है। उस प्रकार की प्रोटीन क्या कहलाती हैं? सरल प्रोटीन कहलाती हैं। ये सरल प्रोटीन भी जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक रेशेदार प्रोटीन होती है, दूसरी गोलिका में प्रोटीन। रेशेदार प्रोटीन वे होती हैं जो रेशे समान संरचना बनाते हुए पाई जाती हैं, एक रेखीय क्रम में पाई जाती है, रेखीय संरचना में पाई जाती है, वो रेशेदार प्रोटीन कहलाती हैं। जबकि गोलिका में प्रोटीन, जैसा कि आपने विन्यास में पढ़ा, गोलिका में प्रोटीन जो होती हैं द्वितीयक विन्यास वाली होती हैं, ठीक है, जो गोलाकार संरचना बनाते हुए पाई जाती हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर बनाते हुए पाई जाती हैं। रेशेदार प्रोटीन जो प्राथमिक विन्यास वाली होती हैं, जिसमें कोलेजन है, इलास्टिन है, पेशी प्रोटीन, ऑसिन, कॉन्ड्रोइटिन इत्यादि प्रकार की होती हैं। ये कोलेजन प्रोटीन जो है, कोलेजन प्रोटीन मुख्यतः मध्योतक कोशिका द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि मीजेनकाइम से ओरिजिनेटेड होती है, व्युत्पन्न होती है, जो संयोजी ऊतक में उपस्थित होती है। इलास्टिन प्रोटीन प्रत्यास्थ प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि प्रत्यास्थ ऊतकों में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हृदय की जो प्रत्यास्थ कोशिका होती हैं उनमें इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा पेशीय प्रोटीन, जितने भी प्रकार की पेशीय प्रोटीन है, जैसे एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन,
जितनी भी सारी प्रोटीन हैं वो सब की सब कैसी होती हैं, रेशेदार प्रोटीन होती हैं। ओसीन प्रोटीन, यह ओसीन प्रोटीन जो होती है दांत और अस्थिल कोशिकाओं में पाई जाती है। जितनी भी अस्थिल कोशिकाएं हैं और दांत हैं उनमें ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। कॉन्ड्रिटिन प्रोटीन जो होती है उपास्थल कोशिकाओं में पाई जाती है। दूसरी कोशिका में प्रोटीन जिसमें एल्बुमिन आता है पहला। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है द्रव पदार्थों में विलय होती है, जबकि ताप के प्रति ये ताप जैसे इसको दिया जाता है तो स्कंधित हो जाती है, ठीक है, अर्थात जम जाती है ये। जैसे बात करें अंडे की, अंडे में जो प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन होती है, जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाती है, स्कंधित हो जाती है। ऐसे ही जो दूध होता है, दूध में लैक्टो एल्बुमिन पाई जाती है। उस लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन के कारण जब हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध क्या हो जाता है, जम जाता है, हमारे बर्तन के चारों तरफ जम जाता है। वो किसके कारण जमता है, लैक्टो एल्बुमिन के कारण। दूसरा है संयुग्मिक प्रोटीन। संयुग्मिक प्रोटीन हम उसे कहते हैं जिसमें प्रोटीन रहित अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन सहित अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, दोनों संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन जिसमें प्रोटीन रहित श्रृंखला और प्रोटीन सहित श्रृंखला संयुक्त रूप से पाई जाती हैं, संयुग्मी या सम्मिश्र प्रोटीन कहलाती है। जो सरल प्रोटीन है उसको दूसरा नाम कहते हैं स्क्लेरोप्रोटीन, जबकि ये इसका दूसरा नाम क्या है, सम्मिश्र प्रोटीन। यह सम्मिश्र प्रोटीन निम्न श्रेणियों में विभक्त की जा सकती है। जैसे पहली श्रेणी है न्यूक्लियोप्रोटीन। अब अभी बात कर रहे थे कि जो संयुग्मी प्रोटीन है इसमें दो समूह हैं, एक तो अमीनो अम्ल रहित और दूसरा अमीनो अम्ल सहित। जो अमीनो अम्ल रहित समूह होता है उसको प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जो अमीनो अम्ल रहित समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक समूह। तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, इस न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के आधार पर न्यूक्लियोप्रोटीन को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40% से कम होती है, जबकि म्यूकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 40% से ज्यादा होती है। ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है एरिथ्रोपोइटिन, म्यूकोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। इसी तरह से दूसरा होता है फॉस्फोप्रोटीन। फॉस्फोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फॉस्फोरस समूह होता है, जिसका एग्जाम्पल है जैसे दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन है, पेप्सिन प्रोटीन है इत्यादि। नेक्स्ट समूह होता है क्रोमोप्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्रोमोजन कारक होते हैं, वर्णक कारक उपस्थित होते हैं, जैसे साइटोक्रोम, ठीक है। ऐसे धात्विक प्रोटीन है, धात्विक प्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में धातुएं पाई जाती हैं, जैसे आर्जिनेज में मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन फेरस पाया जाता है, वो सब धात्विक प्रोटीन में आ जाती हैं। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लिपिड पाई जाती है, वसा पाई जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसके अलावा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। ये सब कैसे लिपोप्रोटीन प्रकार के हैं। तीसरा प्रकार आता है व्युत्पन्न प्रोटीन, डेरिवेटिव प्रोटीन। डेरिवेटिव प्रोटीन हम उसे कहते हैं जो कि डीनेचुरेशन और जल अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त की जाती है ना। ऐसी प्रोटीन जो जल अपघटन के फलस्वरूप और डीनेचुरेशन के फलस्वरूप प्राप्त होती है, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। तो जल अपघटन जब संयुग्मी प्रोटीन और सरल प्रोटीन का जब जल अपघटन होता है तो इनके अपघटन के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में विभक्त होती हैं। पेप्टोन मध्यवर्ती संरचनाएं होती हैं, जबकि पेप्टाइड सबसे छोटी संरचनाएं होती हैं। तो इस तरह से जो निर्मित पेप्टोन और पेप्टाइड हैं वो किस प्रकार की प्रोटीन होती हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोटीन्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। थैंक यू।